उत्तराखंड परिवहन विभाग की चारधाम पर आए महिला बुजुर्गों को सौगात 25 गाड़ियां की गई आरक्षित। केदारनाथ धाम शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां हैं आरक्षित। लंधोरा में एक बार फिर आमने सामने उमेश कुमार और चैंपियन गाड़ी की टक्कर से शुरू हुआ विवाद। दोनों ने पुलिस की शांति बरतने की अपील। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आपसी कासुनी में भिड़े दो पक्ष। विवाद में जमकर चली गोलियां। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गोली चलने से मचा हड़कंप। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार जल्द ही 7,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र देने वाली है। इसे लेकर मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में 7,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमारी सहायिकाओं की भर्ती के संदर्भ में भी अब तक में कितने आवेदनों की स्क्रूटनी हो चुकी हैं और क्या स्थिति उसकी है, कब तक नियुक्ति पत्र उनको दिए जाने हैं। तो उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि लगभग 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण का दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है, जिससे ये लाभ होगा कि प्रदेश की लगभग 6 से 7,000 जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्य ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाएं जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित है, तो इसलिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दोनों के होने से जो है ये योजनाएं और कारगर तरीके से जो है धरातल पर उतर पाएंगी। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण कोष के संदर्भ में भी आज चर्चा रही है, जिसमें ₹1 प्रति बॉटल जो हमको धनराशि अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग से प्राप्त हो रही है, उसकी नियमावली काफ़ी समय से जो है वो वित्त में थी, वित्त की कुछ आपत्तियाँ थी। तो आज उस आपत्तियों का निस्तारण, उस पे चर्चा, उस पर समीक्षा और उस पे उचित दिशा निर्देश आज दिए गए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में महिला कल्याण कोष भी जो है वो धरातल पर उतरेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 20 मई से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए जिलावार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से हर साल बड़ी संख्या में वनों को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही मानव संघर्ष के मामले में भी वृद्धि होती रही है। ऐसे में विभाग की ओर से किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर मुख्य वन संरक्षक पीके पात्रो से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की। साथ ही उनसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। वन संरक्षक के पात्रो जी हमारे साथ मौजूद हैं। पात्रो जी, किस तरह से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया भी जा रहा है उत्तराखंड में, और क्या माना जाए किस तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, जंगलों में घूमने के लिए भी आते हैं। देखिए, उत्तराखंड भगवान के बद्री, विशाल और केदार बाबा का जो आशीर्वाद है, इसमें उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो कि दूसरे प्रदेश में नहीं है। हमारे पास हिमालय है, एक क्लीन हवा है, शुद्ध जल है और हमारा हिमालय का
बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है हमारे पास, और जंगल भी हमारे पास है। साथ में हमारा टाइगर का पॉपुलेशन में भी हम लोग पूरा देश में तीसरे स्थान पे है, और स्नो लेपर्ड में दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा हमारे पास पक्षियों का बहुत सारे वैरायटी है, और बायोडाइवर्सिटी में हम बहुत रीच है हमारे पास। तो इसी दृष्टिकोण से लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आते हैं, देश और विदेश का। तो इसको लेते हुए प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, इसमें एक बड़ा सा इको टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए फ्यूचर में आगे आने वाले समय में, तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इसमें अभी, और हमारा पिछले 2 साल में पिछले सालों में भी करीब करीब 15-16 जगह पे इसमें नया डेस्टिनेशन डेवलप करने का जो सब चल रहा है, जो कि इस साल लगभग ख़त्म होगा उसका। उसके अलावा भी हम करीब करीब 40 से 50 नया डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए इसमें भी कार्य कर रहे हैं अभी। सर, क्या माना जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा भी जाता है कि जो जंगली जानवर है या फिर व्यक्ति है, उनका मानव संघर्ष का जो एक लगातार घटनाएं भी सामने आती है, उस पर किस तरह से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा ऐसा मतलब किस तरह से हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि जो आने वाले समय में थोड़ा सा ये कम चीज़ें देखने को मिले। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष उत्तराखंड में काफ़ी समय से है ये, क्योंकि जहाँ पे आपका इतना बहुत ही सुंदर और हमारा इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो डेफिनेटली जंगली जानवरों का संख्या बढ़ना जो है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है और हैबिटेट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारा बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ हमारा जंगली जानवरों का संख्या भी बढ़ रहा है। जो हमारा कुछ इलाका है पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे हमारा लेपर्ड का काफ़ी इश्यूज़ है। उसके बाद हमारा निचली वाला क्षेत्र में जो है टाइगर का भी इशू है, जैसे रामनगर लैंडस्केप हो या तराई का लैंडस्केप पे है। हाथी का भी तराई के लैंडस्केप में हमारा काफ़ी सारा इश्यूज़ है। इसके लिए वन विभाग द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है अभी। रैपिड रेस्पॉन्स टीम हो गया, उसमें इक्विपमेंट्स का हो गया, हमारा वेटनरी डॉक्टर्स जो हमने बाहर से लिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और जो शासन से जो निर्देश आया है, इसमें हमारा मानव वन्यजीव संघर्ष नियमावली में भी संशोधन किया गया, ताकि जो भी मुआवजा मिले या उसका समय निर्धारण किया गया है। और एक स्टेट डिजास्टर फंड से भी हमें एक जो इनका अनुग्रह धनराशि देने के लिए, तो पिछले सालों में ये प्रयास से हमारा जितने भी पुराना बैकलॉग था, जो पैसा मुआवजा जो देना था, वो सारे हो गया है। इसमें और भी अभी नया नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है इसमें। डेफिनेटली ये एक, और इसके साथ साथ जन जागरूकता होना भी बहुत आवश्यक है, जो क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है इसमें। 7 बजे पहाड़ में लोग पहले कुछ साल पहले नहीं मूव करते थे, लेकिन आज के दिन में बिजली आ गया, लोगों का काफ़ी मूवमेंट बढ़ गया है, व्हीकल्स का मूवमेंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से वन्य जीवों के साथ ह्यूमन का इंटरफेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये सारे घटना भी हो रहा है। हमारा एक हमारा लिविंग विथ लेपर्ड का एक ये चल रहा है, जो कि एक एनजीओ के माध्यम से चल रहा था। हमारा पिथौरागढ़ में है, हमारा टेहरी में है, हमारा अभी पौड़ी जनपद में भी इसका एक प्रायोगिक तौर पे इसको काफ़ी बृहद स्तर पे इसको किया जा रहा है, जिसमें कि स्कूल के बच्चों से लेके आम जनता को, ग्रामीण वासियों को, उसको सारे को जागरूक किया जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। तो हमें इसमें एक बृहद स्तर पे जन जागरूकता करना बड़ा आवश्यक है। इसके साथ साथ जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। बताया जिस तरह से हम पर्यटकों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में टूरिज्म में पहुंच रहे हैं, लेकिन वनों की आग भी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है सर। उसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्या कुछ प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं? देखिए, एक जो जंगल में जो आग लगना है, फॉरेस्ट फायर है, ये खाली उत्तराखंड प्रदेश का ही एक इशू नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष में ये सारे स्टेट्स का इशू है। इसके साथ साथ ये वैश्विक एक पूरा वर्ल्ड लेवल में पूरा भी आप अभी देख रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया में, यूएस में है, यूके में, जापान में, काफ़ी सारा ये में इसमें फॉरेस्ट फायर का काफ़ी बहुत बृहद स्तर पे इम्पैक्ट हुआ है। और हमारा उत्तराखंड में जो फायर होता है, वो जनरली हमारा सरफेस फायर है, ग्राउंड फायर नहीं है जैसे विदेश में होता है। और
ये काफ़ी सारा चीज़ डिपेंड करता है, जैसे कि बारिश होना। इस वर्ष जैसे हमारा बारिश समय समय पे हो रहा है, तो इसमें मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है, तो फॉरेस्ट फायर का काफ़ी संख्या में कम हो रहा है। इसमें भी आपका जन जागरूकता और जन सहभागिता ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए माननीय वन मंत्री जी द्वारा 2 स्कीम भी इसमें नया शुरू हुआ है, जिसमें कि हमारा वन पंचायत है या एसएचजी महिला मंगल दल, इनको जो है प्रोत्साहन, जो अच्छा काम करेगा फॉरेस्ट फायर में, उनके लिए भी प्रोत्साहन धनराशि प्रति वर्ष रखने के लिए, अवार्ड देने के लिए ये सारे शुरू किया गया है। एक शीतला खेत मॉडल जो है, जो अनमोड़ा के पास है, उन्होंने अपना गांव वालों के साथ मिलके जो बहुत एक अच्छा जंगल को बचा के रखे हैं इतने साल से, तो उस मॉडल को दिखाने के लिए भी हमारा पूरा प्रदेश में अलग अलग जगह से लोगों को ले गया, वहीं पे भेजा गया था। और इसके साथ साथ हमारा इस बार जो है एक ऐप भी डेवलप किया गया, जिसके रेस्पॉन्स टाइम हमारा कम किया जा सके। कहीं पे घटना होने के बाद कितना जल्दी हमारा टीम पहुंच जाए वहाँ पे। तो शुरू में जैसे कंट्रोल हो जाता है, तो फायर का विविधता या उसका जो एक्सटेंशन है वो कम हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए एक ऐप वो जो डेवलप किया है, जो 24/7 चलता है, ऑन टाइम रिपोर्टिंग होता है उसमें। दूसरा है हमारा एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे डेवलप हुआ है, जो हमारा हेडक्वार्टर लेवल पे है, जहाँ पे कि उसमें कर्मचारी और अधिकारी तैनात है, जिसमें कि पूरा 24/7 उसमें मॉनिटरिंग होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। एक वर्ल्ड बैंक के साथ भी यू प्रिपेयर का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स आया है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और व्हीकल, ये सारी चीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है। संसाधन देना, साथ में ह्यूमन रिसोर्स देना, मोबिलिटी को बढ़ाना, मॉनिटरिंग करना, टेक्निकल क्या एस्पेक्ट्स उसमें हम डाल सकते हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट फायर को जल्दी से जल्दी हम इसको कंट्रोल कर सकें। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे शिकार कुछ लोग करते हैं, तो शिकारियों पर किस तरह से हम लोग पाबंदी लगाएंगे? दूसरा, जिस तरह से शिकायत अगर कोई करना चाहे, विभाग में कुछ जानकारी देना चाहे, या फिर इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर या कुछ? हाँ, इसमें हमारा एक टोल फ्री नंबर, एक यूनिफाइड टोल फ्री नंबर 1926 हमारा जारी हुआ है, जिसमें कि कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, सुझाव से लेके शिकायत तक, या कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना था, तो वो सारे चीज़ जो है उसमें टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो है हमारा जो मेल आईडी है, जहाँ पे पब्लिक में डिस्प्ले है डिपार्टमेंट का या किसी अधिकारियों का, उनके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जैसे नंबर है, मोबाइल नंबर भी काफ़ी सारा अधिकारियों का रहता है, तो वहाँ पे भी ये लोग इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। सर, राष्ट्रपति के आशियाने को किस तरह से डेकोरेट आप लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में लोग भी वहाँ पर जा सकेंगे? इस तरह से मैसेज भी आप लोग दे रहे हैं, किस तरह से आप लोग उसको डेकोरेट करने वाले हैं सर? इसमें महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के जो ऑफिस से वहाँ पे एक डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन आया है कि राष्ट्रपति आशियाना को भी हमारा जो NIBH के बगल में जो है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए काफ़ी बार मीटिंग भी हो चुका है, जिसमें कि हमारा प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून और CF शिवालिक, इनके ये पे प्रेजेंस पे ये सारे चीज़ हुआ है। अभी इसमें एक अच्छा, इसको एक इको पार्क के, नेचर पार्क के रूप में इसमें डेवलप करने के लिए डायरेक्शन है। इसके लिए एक प्रपोजल भी बनाया गया है और इसका बहुत जल्दी भी इसका कुछ कार्य भी शुरू हो जाएगा इसमें। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए PK पात्रो जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे और बता रहे थे कि इको टूरिज्म को किस तरह से उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लिहाजा निगम की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि रिस्पना और बिंदाल में अब गंदगी का अंबार भी लगना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में मौजूदा वक्त में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर अब नगर निगम गंभीर दिख रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि अब अगर नदियों में कूड़ा फेंकते कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।
हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदियों के पास चलित कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं, उसी में कूड़ा डंप करने को कहा गया है। कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोड साइड या नदियों के आसपास अगर किसी ने भी कूड़ा डंप किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से पहले। अधिकारी ने बताया कि सीजनल नाले खालों में भी पहले से पड़ा कूड़ा तेजी से साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी नदी नालों की सफाई कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में देश विदेश के तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। इधर 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लिहाजा इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना के जवानों को मार्ग व्यवस्थित करने के लिए भी लगाया गया है। चमोली जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र लोकपाल घाटी में स्थित सिख धर्म आस्था केंद्र श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियां तेज है। 25 मई से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन गंभीरता के साथ काम कर रहा है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर तेजी से पुल निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में PWD उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है। इधर भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की टीम की ओर से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सेना के जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से जल्द गोविंद घाट पुल को पूर्ण कर लिया जाएगा। और जल संस्थान की टीम भी वहां पहुंच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग PWD जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाइडल जिन्हें बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सब भी जाएंगे और प्रयास रहेगा कि यात्रा आरंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी और अन्य यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्ग के साथ ही पड़ावों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। चमोली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। रुड़की स्थित लढौरा क्षेत्र में शुक्रवार को 2 राजनीतिक दिग्गज निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस बार मामला सड़क पर हुई गाड़ी की टक्कर से शुरू होकर आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंचा है। जानकारी के अनुसार उमेश कुमार के काफिले पर कथित तौर पर हमला हुआ। उमेश कुमार ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर चैंपियन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि हमलावर गाड़ी में चैंपियन खुद मौजूद थे और ये हमला उन्हीं के इशारे पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर चैंपियन ने सभी आरोपों को नकारते हुए उमेश कुमार पर ही पलटवार किया। उनका कहना है कि वे अपनी टीम के साथ शांतिपूर्ण अपने घर जा रहे थे। यह सारा विवाद गाड़ी की साइड मारने को लेकर बेवजह बढ़ाया जा रहा है। उनके ऊपर ऐसी कि अपराधी जिम्मेदार पद पे आसीन व्यक्ति का एक
आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जाकर के सबसे मिलजुल के सबसे अच्छी बात कर रहा हो। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज जबरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है, ये अपराध है। हमने तहरीर में भी लिखा है और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही है, उन पे पुलिस लिखा हुआ है और उसको खुलेआम गुंडे आदमियों को बिठा करके वो घूम रहा है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। आज लंढौरा कस्बे में ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया जब हम और एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में हमारा गनर थे। जैसे हम मुड़े महल के लिए, जो पुलिस चौकी का चौराहा है, जैसी बाईं तरफ से हम मुड़े तो हमारी पिछली गाड़ी में जोर से टक्कर मारी और उमेश उतरे। उनके साथ 6-7 गुंडे थे जिसमें एक सरदार जी भी थे और उनसे कहा कि इनको जान से मार दो इनको। संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जिस तरह से लगातार अब फिर से एक बार विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या माना जाए किस तरह के आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये कोई नया मामला नहीं है कि जब पूर्व विधायक और यहाँ पे जो खानपुर के मौजूदा विधायक उनके बीच में कोई विवाद हुआ, क्योंकि बीते दिनों 26 जनवरी को भी एक ऐसे विवाद निकल के सामने आया था जो लड़ाई सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, वो धरातल पे दिखाई दी थी। यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे, पूर्व प्रणव सिंह चैंपियन, उनके द्वारा उमेश के कार्यालय पे फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उनको कोर्ट में पेश भी किया था, जहाँ से उनको करीब 2 महीने की जेल भी काटनी पड़ी थी। लेकिन अब फिर जेल से छूटने के बाद एक नया विवाद सामने आ गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कल कुआ सिड़े गांव पड़ते हैं, जहाँ से उमेश का काफिला निकला, तो पीछे से जो चैंपियन है उनका भी काफिला आया और गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे जो उमेश की गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त यहाँ पे हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हो गया। अभी हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये सोचने वाली विषय है कि जिस तरीके से पूरा देश अब यहाँ पे युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दो जो पुराने राजनेता है वो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीति कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में ये एक सोचने वाली बात ये भी होगी किस तरीके से दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच भी की जाएगी, जो आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे उनके आधार पर जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि किसने किसकी गाड़ी को ओवरटेक किया, किसकी गलती है, उसके बाद ही यहाँ पे पुलिस इसमें एक्शन लेगी। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आपसी कहा सुनी के बाद 2 गुट आपस में आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली एक युवक के पैर में जा लगी। गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा। भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम गोली चलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। घायल युवक को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो दिन दहाड़े गोलीबारी से ये दहशत भी फैलती हुई नजर आ रही है और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से ये गोलीबारी चली और अब दहशत का माहौल भी फैला, ऐसे में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है अब इस मामले में? बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार जो हरिद्वार की पुलिस है वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही है। यहाँ पे लगातार पुलिस जगह जगह गश्त भी कर रही है। यहाँ पे लगातार ये भी बताया जा रहा है कि हरिद्वार को अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बिजी रहने वाला एक चौराहा है रानीपुर मोड़, वहाँ पे बीच सड़क में गोली चलाई गई है। हालांकि पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखा जा सकता है कि 2 पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो युवक दूसरे युवक पे गोली चला रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ने के बाद उसकी गोली उसी को जाके लगी, जिससे वो घायल हो गया। हालांकि यहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंची थी,
पुलिस ने जो घायल था उसको अस्पताल में भर्ती भी कराया। पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि किस बात को लेकर झगड़ा होता है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से पुलिस बार-बार इस बात का दावा करती है कि यहाँ हरिद्वार को अलर्ट मोड पर रखा गया है, चप्पे-चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से बीचों-बीच सड़क के ये फायरिंग हुई है, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। जी। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।